हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग मिले आपके साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को करने के लिए। हम लोगों ने इससे पहले जो बात करी थी, हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट करा है और उसके बाद हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स को बहुत ही लॉजिकल तरीके से कंप्लीट करा है। आज का चैप्टर हमारे लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बारी मैंने बच्चों से सुना है कि सर रेक्टिफिकेशन में बहुत डाउट आता है, सर कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग आज के पहली क्लास के अंदर पार्ट 1 के अंदर बात करेंगे पूरी की पूरी बेसिक्स इस चैप्टर के बारे में, ताकि आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले पार्ट्स के अंदर जब मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, तो आप लोगों को बहुत आराम से और बहुत मजे से चीजें समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो की है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में। ठीक है बेटा, आओ जरा फटाफट से सामने देखो। अब सबसे पहले आपको सुंदर सा एक ट्रायल बैलेंस दिख रहा है। अब अकाउंटेंट बेचारा, क्या अकाउंटेंट इंसान है हमारी तरह की वो पीके है, किसी और ग्रह से, मंगल ग्रह से तो नहीं है। आप कहोगे सर कैसी बात करो, अकाउंटेंट भी तो इंसान है हमारी तरह, बिल्कुल। और वो तो गलती करेगा ना, ये कभी करेगा ही नहीं। सर बिल्कुल कर सकता है। तो खुद बताओ, ये ट्रायल बैलेंस देख के आप कह रहे हो हाँ लोहित सर कुछ छोड़ो, इस चैप्टर को मत कराओ। भाई जब ट्रायल बैलेंस 1,20,000 टैली है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का सम जो आ रहा है वो 1,20,000 और 1,20,000 इक्वली तो आ रहा है। तो सर समस्या बची नहीं। बच्चे कह रहे हैं सर हमारे चेहरे पे तो बहुत बड़ी स्माइल आ गई कि आज तो क्लास शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सर जब ट्रायल बैलेंस टैली है तो सर जिंदगी में दुख बचा ही कहां, हाँ कि ना। बेटा जी आज हम लोगों ने यही तो सीखना है कि ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी हो सकता है मुंशीगिरी में कोई कमी रह रही हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गलती अभी भी एग्जिस्ट करती हो जो कि दिखाई नहीं दे रही है, हाँ कि ना। बिल्कुल ऐसा होगा, अब आप मेरे साथ देखना। लेकिन पहले तो अपने दिमाग से एक चीज हटाओ कि सर ट्रायल बैलेंस टैली होने का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गलती हो ही नहीं सकती। ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी बुक्स में हो सकता है कुछ गलतियां रह गई हो, जो कि हम अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे भाई कोई बात नहीं, अब आपसे गलती होगी तो क्या करेंगे, अब उसको पनिश तो करेंगे नहीं, है ना। अब उससे क्या कह सकते हैं, कहेंगे कोई बात नहीं यार गलती होगी तो अब आप उसको ठीक कर दो। बस हमने इस चैप्टर में यही तो सीख रहे हैं कि अकाउंटेंट से किसी ना किसी नाम से कुछ ना कुछ एरर्स हो गए होंगे, कुछ ना कुछ गलतियां हो गई, और उन गलतियों को ही हम उसे कहेंगे कि भाई उसको सुधार दे और ठीक कर दे उस गलतियों को। तो आज के इस लेक्चर में, जो कि हमारी पार्ट नंबर 1 है, आज हम यही बात करेंगे कि अकाउंटेंट किस किस तरीके से गलती कर सकता है, और आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चंस की मदद के साथ हम लोग उन गलतियों को ठीक करना सीखेंगे। लेकिन सर पहले ये तो पता चले कि अकाउंटेंट किस किस नाम से और किस किस तरीकों से गलतियां करता है, और कैसे आप ये कह रहे हो कि ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी गलतियां एग्जिस्ट करती होंगी। अब आप देखो मेरे साथ, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है कि ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी सर ऐसा हो सकता है। बेटा बिल्कुल हो सकता है, आप लोगों ने मेरे साथ साथ देखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई एरर्स होते कितने तरीके के हैं, अकाउंटेंट कितने नामों से, कितने तरीकों से गलती कर सकता है। भाई भयंकर गलतियां कर सकता है अकाउंटेंट। देख रहा मेरे साथ साथ जरा यहाँ पर पहला एरर, पहले एरर का नाम बेटा एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। अब सर ओमिशन वर्ड का मतलब होता है भूल जाना। अब भाई अकाउंटेंट भी तो हमारी तरह इंसान है। अब आप ये तो मत कहना कि सर वो कुछ भूल ही नहीं सकता, बिल्कुल भूल सकता है। बेचारे की जिंदगी में भी तो दुख है बेटा, बिल्कुल दुख है सर। और वो दुख कभी कभार इतने बढ़ जाते हैं उसके कि वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाता है। तो बेटा अगर वो रिकॉर्ड करना ही भूल गया तो क्या वो गलती नहीं है। अब आप ये थोड़ी ना कहोगे कि सर हमने अपना एग्जाम दिया नहीं तो क्या दिक्कत है। बेटा एग्जाम नहीं दिया इसका मतलब तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। उसी हिसाब से अगर अकाउंटेंट ने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा तो क्या ये गलती नहीं है, बिल्कुल गलती है। अब आप सिर्फ गलत एंट्री को रिकॉर्ड करने को गलती कहोगे कि उसने गलत एंट्री रिकॉर्ड करी है तो गलती है, और अगर उसने रिकॉर्ड करी ही नहीं तो क्या वो गलती नहीं है, बिल्कुल गलती है। भाई जिस चीज को डेबिट क्रेडिट होना चाहिए था, अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गया तो क्या ये गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ है सर। तो देखो जरा वो गड़बड़ किस तरीके से कर सकते हैं। देखो वो भूलेगा भी ना बड़े अलग अलग तरीकों से। जब उसकी जिंदगी में ज्यादा दुख होंगे तो वो सब कुछ भूल जाएगा। जब वो कहेगा जिस इस दुनिया में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ना तो वो डेबिट रिकॉर्ड करेगा ना वो क्रेडिट रिकॉर्ड करेगा। इसका मतलब वो फुल ओमिशन करेगा। फुल ओमिशन का मतलब सर ना तो उसने डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा और ना ही उसने क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा। मतलब सर बताओ जरा, मान लेते हैं हम लोगों ने गुड्स खरीदे थे जिसमें हम डील करते हैं, तो एंट्री करनी चाहिए थी हम लोगों को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो हम लोगों ने कैश में माल खरीदा है, गुड्स। परचेज को मैंने डेबिट इसलिए करा क्योंकि परचेज हमारे लिए बेटा एक्सपेंस होता है। परचेज एक्सपेंस क्यों होता है, क्योंकि बेटा परचेज का मतलब है परचेज ऑफ गुड्स, जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। और बेटा जब तक हम लोग माल खरीदेंगे नहीं तो उसे बनाएंगे नहीं तो आगे बेचेंगे कैसे।
तो खुद बताओ, परचेज के नाम से एक्सपेंस करते हैं तभी तो फ्यूचर में प्रॉफिट अराइज होता है। बिजनेस कभी भी कोई खर्चे करे बिना, या कोई भी बिजनेस बिना एक्सपेंस करे कभी प्रॉफिट का सपना देख ही नहीं सकता। इसीलिए ये जो परचेज ऑफ गुड्स होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है, परचेज ऑफ स्टॉक होता है, वो डेबिट एज एन एक्सपेंस होता है, क्योंकि सर ये एक एक्सपेंस ही तो है, क्योंकि इस एक्सपेंस को करे बिना कभी हम प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकते। इसलिए परचेज ऑफ गुड्स हमारे लिए हमेशा एक एक्सपेंस होता है। इसलिए परचेज को करा मैंने डेबिट और कैश को करा मैंने क्रेडिट। मैंने मान लिया कि हमने जो माल खरीदा है वो कैश में खरीदा, मान लो 10,000 रुपए का। अब अकाउंटेंट को ये एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, परचेज को करना चाहिए था डेबिट और कैश को करना चाहिए था क्रेडिट। अब अकाउंटेंट क्योंकि बेचारा फुल भूल गया, ना डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा ना ही उसने क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा, तो खुद बताओ ट्रायल बैलेंस में ना तो उसने ये 10,000 रुपए की एंट्री डेबिट में डाली, ना ये 10,000 रुपए की एंट्री क्रेडिट साइड में डाली। तो जब ना उसने डेबिट में एंट्री डाली ना उसने क्रेडिट में एंट्री डाली, तो बताओ बेटा ट्रायल बैलेंस पे कोई असर आएगा? या ट्रायल बैलेंस 1/20 का 1/20 ही नजर आ रहा होगा? बिल्कुल सर। तो क्या गड़बड़ नहीं है? क्या गड़बड़ नहीं है? बिल्कुल गड़बड़ है। इसका मतलब जब अकाउंटेंट फुल ओमिशन करता है तो ना तो वो डेबिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है और ना ही वो क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पर तो कोई असर नहीं आता। ट्रायल बैलेंस तो टैली का टैली ही होता है। लेकिन क्या गलती नहीं है? बिल्कुल गलती है। तो अब आप समझ जाओ कि जब भी अकाउंटेंट फुल ओमिशन करेगा, ना तो वो डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेगा और ना ही अगर वो क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेगा, उस केस में ट्रायल बैलेंस तो टैली हो रहा होगा, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ कमी तो होगी ही होगी, जैसा कि आपको सामने देखने को मिल भी रहा है। ना उसने डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा 10,000 रुपए से, ना ही उसने क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा 10,000 रुपए से, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत आई नहीं। ट्रायल बैलेंस 1/20 का 1/20 ही नजर आ रहा है सर, वही तो नजर आएगा, क्योंकि ना डेबिट में कुछ रिकॉर्ड हुआ अलग से, ना सर क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस जैसा था वैसा ही नजर आ रहा है। इसका मतलब फुल ओमिशन के केस में ट्रायल बैलेंस टैली होगा सर। और लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कमी तो है सर, हाँ कि ना? कभी कभार अकाउंटेंट फुल ओमिशन मतलब पार्शियल ओमिशन भी कर सकता है। पार्शियल मतलब सर जब वो एक एस्पेक्ट तो रिकॉर्ड कर ले सर और एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड ना करे। मतलब उसने मान लो डेबिट एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करा और सिर्फ कौन सा एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लिया? क्रेडिट साइड का। मतलब यही जो एंट्री थी परचेज टू कैश, उसने उसमें कैश को तो क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपए से, और डेबिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड ही नहीं करा। अब बताओ बेटा क्या होगा? अब उसने क्रेडिट में तो कैश को रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो क्रेडिट में 20,000 रुपए अलग से दिखाई दे रहे होंगे। क्रेडिट साइड में यहाँ पर अलग से 20,000 रुपए उसने रिकॉर्ड कर लिए हैं, डेबिट में अलग से उसने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। तो जब डेबिट में उसने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा तो डेबिट का टोटल तो अभी भी कितना का कितना दिखाई दे रहा होगा? 1,20,000 का 1,20,000। और क्योंकि पार्शियल ओमिशन के केस में उसने एक एस्पेक्ट को, हमारे एग्जांपल में उसने क्रेडिट साइड में 20,000 रुपए को रिकॉर्ड कर लिया है, तो जब उसने क्रेडिट साइड में 20,000 रुपए को और रिकॉर्ड कर लिया है ये वाला, तो जिसकी वजह से हमारा जो कौन सा, जिसकी वजह से सर हमारा ट्रायल बैलेंस या क्रेडिट साइड कितने रुपीस की नजर आ रही होगी? 1,40,000, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ तो आपको पार्शियल ओमिशन के केस में तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ है और एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जो उसने क्रेडिट साइड में 20,000 रुपए की एंट्री तो रिकॉर्ड कर ली, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस 1/20 से बदलकर कितना नजर आ रहा है? 1,40,000। और डेबिट वाले एस्पेक्ट को क्योंकि उसने रिकॉर्ड करा ही नहीं, जिसकी वजह से डेबिट 1/20 की जगह 1/20 ही नजर आ रहा है, और जो कि टैली नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो आपको पार्शियल ओमिशन के केस में क्लियर दिख रहा है कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है। इसका मतलब यहाँ तो गड़बड़ वैसे भी एग्जिस्ट करती है। तो फुल ओमिशन के केस में ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा, लेकिन फिर भी गलती तो हुई है। और पार्शियल ओमिशन के केस में क्योंकि एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गया है, जिसकी वजह से एक एस्पेक्ट में हमने एंट्री डाल दी होगी। जैसे हमने क्रेडिट साइड में 20,000 रुपए रिकॉर्ड कर लिए, डेबिट साइड में हमने अलग से कोई 20,000 रिकॉर्ड नहीं करे, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा। लेकिन सर गलती तो दोनों केस में, चाहे हम फुल ओमिशन की बात करें चाहे हम पार्शियल ओमिशन की बात करें। बेटा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और बहुत ध्यान से इसको आप लोग समझो जरा, ठीक है? ठीक है बेटा। अब बात आती है हमारे सेकंड एरर की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से देखना आप लोग मेरे साथ, जिसका नाम है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, बड़े ध्यान से। बेटा हमारी जिंदगी में भी प्रिंसिपल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। बेटा नेवर स्पीक अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, हमेशा पढ़ो, रेगुलर पढ़ते रहो, बीच बीच में गैप मत करो, ट्यूशंस की छुट्टियां मत करो, इंस्टाग्राम को थोड़ा कम यूज करो, स्नैपचैट कम यूज करो, कम खेलो,
पढ़ाई पर फोकस करो, करियर पर फोकस करो। सर ये भी तो हमारी लाइफ के प्रिंसिपल्स है जो माता पिता हमें सिखाते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन सर कितना ही मानते हैं सर, हमसे भी गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, बच्चे कह रहे हैं सर। तो अकाउंटेंट भी तो कभी कभार प्रिंसिपल्स की गलती कर सकता है। अब वो प्रिंसिपल्स होते कैसे हैं बिजनेस के अंदर, उसके बारे में बात हम लोग करने लगे हैं। देखो भाई बच्चों, बड़े ध्यान से, अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले आपको ये जो दो बातें मैं बताने लगा उसको जिंदगी भर आपने याद रखना है। क्यों सर? क्योंकि अगर जब तक आपकी जिंदगी में मुंशीगिरी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तब तक ये दोनों कंसेप्ट अप्लाई होंगे। तो 11th स्टैंडर्ड से ही अगर जानना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों को भविष्य में कभी समस्या नहीं आएगी। एक होती है ट्रांजेक्शन जिसको हम बोलते हैं कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन बेटा? बड़े ध्यान से देखना, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन। और दूसरी होती है बेटा हमारी रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन। कौन सी? रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। अब सर ये क्या होती है भाई? कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के अंदर, पहली बात, जो नॉन रिकरिंग होती है, जो बार बार नहीं होती है। मतलब सर कभी 5 साल, 4 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद होती है। और नॉर्मली हम अपने इससे बिजनेस क्या क्रिएट करता है? बिजनेस इससे अपने फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करता है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा अभी। लेकिन इतने अभी तक के लिए तो आप ये समझ जाओ कि कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस की जो बार बार नहीं होती, जो कभी सालों साल में कभी देखने को मिलती है। वेयर एज रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन बिजनेस की वो ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में आपको रोजमर्रा के टाइम पे, कह लो डे टू डे एक्टिविटीज में दिखाई देती है, जो मतलब होती रहती है हर दूसरे दिन, चौथे दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने में होती ही रहती है। अब देख लेते हैं इसकी बात का मतलब क्या है। अब अगर मान लो हमारा बिजनेस फर्नीचर बेचने का, बड़े ध्यान से सुनना, हमारा बिजनेस ही है किस चीज का? फर्नीचर को बेचने का। बड़े ध्यान से सुनना, तो क्या एंट्री करनी चाहिए थी हमें? मान लो हम लोगों का बिजनेस ही है फर्नीचर में, हम लोग फर्नीचर में डील करते हैं, हम टेबल बेचते हैं, चेयर्स बेचते हैं, इन सब चीजों में हम लोग डील करते हैं। तो अगर मैंने ये कैश में बेच दिया होता, ये वाला सामान, ये गुड्स अगर मैंने कैश में बेचे होते तो मैं एंट्री क्या करनी चाहिए थी मेरे को? मेरे पास कैश आ जाता, मैं एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर सेल्स क्यों लिखा है बेटा? मैंने सेल्स इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं फर्नीचर में डील करता हूं, फर्नीचर को बेचना ही मेरा काम है। तो अकाउंट्स में सेल्स वर्ड रिप्रेजेंट ही किसको करता है? वो सामान हमने बेचा है जिसमें हमारा बिजनेस ऑपरेट करता है, जिस चीज का हमारा बिजनेस है। इसका मतलब कोई भी समझदार इंसान इस वाली एंट्री को देख के, कैश टू सेल्स को देख के समझ जाएगा कि सर ने सेल्स को इसलिए क्रेडिट करा है, इसका मतलब सर ने वही सामान बेचा है जिसमें सर का बिजनेस डील करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल, चेयर, फर्नीचर को माना है। हाँ कि ना? तो ये एंट्री करनी चाहिए थी हमें। और खुद बताओ, ये जो सेल्स है, फर्नीचर को मैं रोज बेचता हूँ या 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में एक बार? सर अगर आपका बिजनेस है फर्नीचर का तो आए दिन आप हर दूसरे दिन डेली लगभग कोई ना कोई टेबल फर्नीचर तो बेचते ही हो। तो खुद बताओ ये रेवेन्यू नेचर हुई कि कैपिटल नेचर हुई? सर ये एक रेवेन्यू नेचर है, क्योंकि सर ये बार बार होती है बिजनेस के अंदर। बोलो हाँ कि ना? अब अकाउंटेंट ने क्या गलती कर दी इस जगह? उसने क्या एंट्री कर दी गलती से? उसने कैश को तो डेबिट कर दिया कि पैसा तो है 10,000 का 10,000, लेकिन उसने कैश टू टेबल अकाउंट कर दिया, इसको आप फर्नीचर कह लो। अब बताओ, उसने कैश टू सेल्स की जगह गलती से कैश टू टेबल कर दिया। उसने यहां पर असेट को क्या कर दिया? उसने ये शो कराया कि बिजनेस का असेट कम हुआ है। हाँ कि ना? अगर वो कैश टू सेल्स करता तो इसका मतलब होता उसने वो सामान बेचा है हमारे बिजनेस से जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, जो कि रेवेन्यू नेचर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सेल्स तो रेगुलर होती है, हर दिन होती है। हाँ कि ना? उसने लेकिन कैश टू सेल्स की जगह रिकॉर्ड कर दिया कैश टू टेबल। इसका मतलब उसने ये रिकॉर्ड कर दिया कि उसने एक बिजनेस का असेट बेचा है। तो खुद बताओ, असेट बेचना तो कभी कभार की बात है, बिल्कुल सर। इसका मतलब अकाउंटेंट ने रेवेन्यू नेचर की जगह ट्रांजैक्शन को कैपिटल नेचर के नाम से रिकॉर्ड कर लिया। अब आप देखो, अमाउंट तो 10,000 और 10,000 था, गलत एंट्री में भी उसने रिकॉर्ड तो डेबिट में भी 10,000 और क्रेडिट में भी 10,000 ही करा है, क्योंकि अमाउंट में कोई गड़बड़ अकाउंटेंट ने सर करी ही नहीं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में भी 10,000 दिख रहा होगा और क्रेडिट साइड में भी 10,000 ही दिख रहा होगा। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस तो अभी भी टैली करेगा। अरे भाई, जब हमने डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट बिल्कुल सही डाल दी है तो ट्रायल बैलेंस तो सर अभी भी टैली होगा। लेकिन क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल सही बनी? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर। जो चीज रेवेन्यू नेचर की थी, जो चीज सेल्स के नाम से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, अकाउंटेंट ने उसे एक असेट बेचने के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया, उसने उसे एक कैपिटल नेचर के नाम से रिकॉर्ड कर लिया। इसका मतलब सर ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जहां पर अकाउंटेंट से क्या गलती होगी? जहां पर अकाउंटेंट ने रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर मान लिया।
तो ये पहला एग्जांपल था, मैं आपको 2 एग्जांपल करके दिखा देता हूं। यहाँ पर उसने रेवेन्यू नेचर को क्या मान लिया बेटा, कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर उसने मान लिया। गड़बड़ है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जहां पर वो कैपिटल नेचर को रेवेन्यू मान लेगा, हाँ कि ना। चलो अब मान लो हम लोगों ने अपने लिए एक मशीनरी खरीदनी थी, तो मशीनरी खुद बताओ रोज खरीदते हैं कि कभी सर, सालों साल में, हाँ कि ना। तो ये रेवेन्यू नेचर है कि कैपिटल नेचर? सर ये कैपिटल नेचर है। तो अकाउंटेंट को मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था कि हमारा एक असेट क्रिएट हुआ है। असेट हम कभी कभार खरीदते हैं, तो असेट के नाम से एंट्री होनी चाहिए थी जो कि कैपिटल नेचर को डिफाइन कर रहा है, हाँ कि ना। तो एंट्री होनी चाहिए कैपिटल नेचर अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल यही होनी चाहिए थी। अब अकाउंटेंट से गलती यहां पर क्या होगी कि उसने मशीनरी की जगह इसको किस नाम से रिकॉर्ड कर दिया, परचेज के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। उसने असेट खरीदने को भी, मशीनरी खरीदने को भी परचेज के नाम से रिकॉर्ड कर दिया, मतलब उसने इसको भी एक रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, क्योंकि परचेज तो आपको पता ही है रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है जो बार बार होता है बिजनेस में। लेकिन हमने तो एक असेट खरीदा था मशीनरी के नाम से। तो अकाउंटेंट ने यहाँ क्या गलती कर दी सर, उसने यहाँ पर कैपिटल नेचर की चीज को रेवेन्यू नेचर मान लिया, हाँ कि ना बेटा, बिल्कुल। लेकिन अमाउंट 5000 की जगह उसने 5000 ही डाला है दोनों जगहों पे। इसका मतलब यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस तो सर टैली हो रहा होगा, क्योंकि अमाउंट में कोई गड़बड़ हुई नहीं है। तो इसका मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल में कैपिटल नेचर को या तो रेवेन्यू नेचर माना जा सकता है या रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर माना जा सकता है। लेकिन क्योंकि अमाउंट हम सही डाल रहे हैं, ट्रायल बैलेंस तो यहाँ पर भी टैली ही दिखेगा। इसका मतलब हर हंसता हुआ चेहरा हमेशा खुश नहीं होता। इसका मतलब हमेशा ट्रायल बैलेंस अगर टैली भी है, आप ये नहीं कह सकते 100% कि बुक्स में कोई कमी नहीं है। स्टिल बुक्स में कुछ कमियां हो सकती हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा। एरर ऑफ ओमिशन से भी और एरर ऑफ प्रिंसिपल से भी अकाउंटेंट गलती कर सकता है, बिल्कुल। और कुछ इस प्रकार की वो गलतियां कर सकता है बेटा। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आए बेटा। ये लो, चलो फटाफट से। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हम लोगों ने बात कर ली अपने 2 एरर्स के बारे में। सबसे पहला करा था हम लोगों ने एरर ऑफ ओमिशन, और दूसरा हम कर रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल भी कर लिया, और थर्ड हम कर रहे हैं एरर ऑफ, देखो जरा, एरर ऑफ कमीशन। देखो देखो, अब ये बड़े छोटे छोटे से बच्चे, कोई मुश्किल नहीं है अब ये बात। मेन जो 2 बातें थी वो एरर ऑफ ओमिशन ज्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को, और एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि वहां पर लॉजिक्स कुछ ज्यादा आते हैं। एरर ऑफ कमीशन में ध्यान रखना तो 2 बातों पर ध्यान रखना है। आप समझ जाओगे हमेशा एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, जब या तो रॉन्ग अकाउंट के बारे में बात हो जाए, इसके बारे में रॉन्ग अकाउंट, या सेकंड रॉन्ग अमाउंट। याद रख लो बेटा अभी के अभी मेरे साथ, रॉन्ग अकाउंट रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट रॉन्ग अमाउंट। अगर इस प्रकार की कोई गलती आपको देखने के लिए मिलती है, आप समझ जाना आप लोग एरर ऑफ कमीशन की बात कर रहे हो, है ना। सर रॉन्ग अकाउंट का मतलब क्या हुआ, बड़ा इजी है सर। मान लो राहुल से पैसे रिसीव होने थे, किससे, राहुल आपका एक डेटर था, तो आपको उससे पैसा मिला, तो आप क्या करते, आप कहते सर पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो, क्योंकि पैसा असेट है हमारे लिए, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। बिल्कुल सर। राहुल से मिला तो कैश टू राहुल कर दो सर, यही तो सिंपल सी बात है सर। बेटा सिंपल सी बात, लेकिन हमारे अकाउंटेंट से यहाँ पर भी गलती होगी। उसने गलती से क्या कर दिया, कैश को तो डेबिट ही करा कि 10,000 हमें रिसीव हुआ है, उसने कैश को डेबिट ही करा, लेकिन राहुल की जगह नाम लिख दिया क्या, रवि। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर। रवि को उसने क्रेडिट कर दिया, उसको क्रेडिट किसको करना था, उसको क्रेडिट करना था राहुल को, और उसने गलती से रवि को क्रेडिट कर दिया, और अमाउंट सही डाला। अमाउंट क्योंकि फिर से सही डाला है सर, ट्रायल बैलेंस तो यहाँ पर भी टैली हो रहा होगा। लेकिन खुद बताओ क्या रॉन्ग अकाउंट में पैसा रिकॉर्ड हो गया कि नहीं हो गया, होना चाहिए था राहुल के क्रेडिट में और हो गया रवि के क्रेडिट में। तो जब भी आपको रॉन्ग अकाउंट नजर आए, आप समझ जाना एरर ऑफ कमीशन की बात हो रही है। और क्योंकि अमाउंट हमने यहां पर भी सही डाला है ट्रायल बैलेंस में, डेबिट और क्रेडिट साइड में, तो यहां पर भी ट्रायल बैलेंस पर कोई असर नहीं आया होगा। ट्रायल बैलेंस अभी भी टैली होके ही नजर आ रहा होगा बेटा, हाँ कि ना। तो ये बात होगी रॉन्ग अकाउंट की। रॉन्ग अमाउंट का एग्जांपल देख लो, मान लो इसी का एग्जांपल लेते हैं सामने सामने। एंट्री करनी थी हमें कैश टू राहुल 10,000 रुपए की, बिल्कुल यही करनी थी अकाउंटेंट साहब को हमारे। और यहां पर उसने एंट्री में कोई गड़बड़ नहीं करी, यहां उसने अभी भी कैश को डेबिट ही करा और राहुल को क्रेडिट करा। लेकिन 10,000 की जगह उसने गलती से इसको हजार के नाम से रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो चीज 10,000 रुपए से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 10,000 रुपए से, वो हुई है सिर्फ 1000 और 1000 रुपए से। लेकिन अकाउंटेंट ने गलत एंट्री में भी 1000 को क्या करा है, डेबिट, और 1000 को ही क्या करा बेटा, क्रेडिट।
तो खुद बताओ यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। भाई 10-10 हजार रुपया अगर डेबिट और क्रेडिट होता, 10,000 ही डेबिट होता, 10,000 ही क्रेडिट होता, तब भी ट्रायल बैलेंस का टोटल तो टैली होता। और 10,000 की जगह उसने हजार हजार अगर रिकॉर्ड कर लिया, 1000 ही डेबिट में और 1000 ही क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस तो सर अभी भी टैली होगा। लेकिन क्या गलती नहीं है क्या, जो चीज 10,000 रुपए से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी सर वो हजार हजार रुपए से रिकॉर्ड हुई है। गलती तो हुई है जो कि ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आ रही है बेटा। तो आप बड़े ध्यान से समझो कि ट्रायल बैलेंस, सर ये तो ट्रायल बैलेंस का सही होना तो बड़ा डरावना लग रहा है सर। ट्रायल बैलेंस सही होने के बाद भी सर इतनी समस्या, बिल्कुल बेटा। इसीलिए तो ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार चैप्टर है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या होता है सर, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया मतलब लाइफ बिकम्स जिंगल वाला सर। लेकिन सर ऐसा तो है ही नहीं, आज तो आई ओपनर है सर, आंखें खुल गई हमारी तो। हाँ कि ना, महाकुंभ जाने की जरूरत ही नहीं बची सर, यही डुबकी लगा ली हमने इस चैप्टर के अंदर सर, बहुत कुछ नया है यहाँ पर तो। हाँ कि ना, तो दिमाग से सबसे पहले ये हटा देना कि ट्रायल बैलेंस टैली है तो जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं। दुख तो कभी भी आ सकते हैं जो दिखाई थोड़ी ना देते हैं। तो ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी गड़बड़ उसके अंदर हो सकती है और अकाउंटेंट को बस उसको ठीक करना होगा। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम प्रैक्टिकली उन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। बस बेटा क्लास आज मैं आपकी खत्म करने वाला हूं, पहले बस ये फोर्थ वाला एरर देख लो मेरे साथ साथ। इस एरर का नाम है कंपनसेटिंग एरर। क्या नाम है बेटा, कंपनसेटिंग। अब भाई कंपनसेटिंग का पहले मैं आप लोगों को आसान मतलब की बात करता हूँ। यार देखो, आप लोग दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हो, बिल्कुल सर। कभी कभार एक दोस्त कहता है यार कोई नहीं यार तू मेरे 1000 रुपए दे दे। आप कहते हो चल ठीक है मैं दे देता हूँ। अगली बार क्या होता है, आप जाते हो, आप अपने दोस्त को कहते हो यार आज मेरे पास नहीं है तू 1000 दे दे। कभी उसने आपको 1000 की मदद कर दी, कभी आपने उसकी 1000 की मदद कर दी, तो ऑटोमेटिकली आपस में सेटलमेंट हो गई कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। एक दूसरे को कंपनसेशन कर दिया कि नहीं कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल। पहले आपने किसी से 1000 रुपए लेने थे, उसके बाद कभी आपने किसी को उसी बंदे को 1000 रुपए देने थे। तो मिस्टर ए से कभी 1000 रुपए लेने थे तो पता चला कभी मिस्टर ए को आपने 1000 रुपए देने थे। तो खुद बताओ आपस में चीजें सेटल हो गई कि नहीं हो गई, आपने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल सर। यही है हमारा कंपनसेटिंग एरर। मतलब सर मान लेते हैं आपका कोई डेटर था, बड़े ध्यान से समझना, कोई डेटर था जो कि आपको पता है एक असेट होता है, उसको आपने रिकॉर्ड करना था 100 रुपए से। ध्यान से सुनना, एक डेटर था जिसका नाम था राहुल, जिसको आपने डेबिट करना था मान लो 100 रुपए से। कितने रुपए से डेबिट करना था, 100 रुपए से, और आपने गलती से उसको डेबिट कितने से कर दिया, 1000 रुपए से। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सर। मतलब आपने 900 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है अपने डेटर को। बोलो हाँ कि ना, करना कितने से था सर, 100 से, गलती से कितने से रिकॉर्ड कर लिया, 1000 रुपए से। तो इसका मतलब आपने अपने डेटर को कितने रुपए से ज्यादा डेबिट करा हुआ है, 900 रुपए से। क्या ये गलती है, बिल्कुल गलती है। उसके बाद आपका एक और डेटर था। भाई एक डेटर थोड़ी ना होता है, एक ही बंदे को थोड़ी ना आप उधार में सेल करते हो सकता है ज्यादा बंदे को भी करते हो, ये भी आपका एसेट है, हाँ कि ना। और ये जो भाई साहब हैं दूसरे डेटर, उनका नाम है रवि। अब आपने इनको रिकॉर्ड करना था, इनको डेबिट करना था आपने 1000 रुपए से। कितने रुपए से, 1000 रुपए से करना था। लेकिन आपने गलती से इसको रिकॉर्ड कर लिया सिर्फ कितने रुपए से, 100 रुपए से। तो खुद बताओ 1000 रुपए से आपको डेटर को डेबिट करना था, आपने उसे सिर्फ 100 रुपए से करा। तो बताओ 900 रुपए से कम डेबिट करा है कि नहीं करा बच्चों, बस इतना बता दो। करा है, बिल्कुल सर। एक थी 100 रुपए से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, 100 रुपए से डेबिट होनी चाहिए थी, आपने गलती से उसे 1000 रुपए से डेबिट कर लिया, मतलब 900 रुपए से ज्यादा डेबिट कर लिया। दूसरे केस में दूसरे डेटर को आपको 1000 रुपए से क्या करना चाहिए था, डेबिट। आपने सिर्फ उसे 100 रुपए से ही डेबिट करा, मतलब 900 रुपए से कम डेबिट करा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो खुद बताओ क्या आपस में ही ये एरर कंपनसेट हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, बिल्कुल हो गया। एक चीज 900 रुपए से ज्यादा थी डेबिट में और एक चीज 900 रुपए से कम थी डेबिट में, तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो तो गया। जब आपको इस तरीके का कोई एरर दिखे आप समझ जाना कंपनसेटिंग एरर की बात हो रही है। मतलब मैंने किसी को ज्यादा 50 रुपए देने थे और मैंने किसी से फिर 50 रुपए लेने थे। या एग्जाम्पल मान लो मेरे को कभी परचेज रिकॉर्ड करनी थी और मैंने 100 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड कर ली, और मैंने कभी परचेज 100 रुपए से कम रिकॉर्ड कर ली, तो आपस में कंपनसेशन होगी कि नहीं होगी, आपस में सेटलमेंट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही। तो सामने देख लो 900 रुपए से एक बार ज्यादा डेबिट हो रखा है और एक बार 900 रुपए से कम डेबिट हो रखा है, तो ऑटोमेटिकली सेटल हो गई कि नहीं होगी बेटा। इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा एरर बेटा, कंपनसेटिंग एरर। हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आज हम लोगों ने मेहनत करके सारी की सारी बात
करी है और हम लोगों ने चारों के चारों एरर्स को डिस्कस करा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी गड़बड़ हो सकती है। हम लोगों ने 4 एरर्स के बारे में बात करी है बेटा, फटाफट से। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब भूल जाना, जब अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाए। वो फुल ओमिशन भी कर सकता है, मतलब डेबिट को भी ना रिकॉर्ड करे ना क्रेडिट को रिकॉर्ड करे। और पार्शियल ओमिशन के अंदर हो सकता है वो डेबिट को रिकॉर्ड कर ले, क्रेडिट को भूल जाए, या क्रेडिट को रिकॉर्ड कर ले और डेबिट को रिकॉर्ड करना भूल जाए बेटा। फुल ओमिशन में क्योंकि उसने दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं करे, इसीलिए ट्रायल बैलेंस पर कोई असर आएगा नहीं, ट्रायल बैलेंस टैली का टैली ही नजर आ रहा होगा। पार्शियल ओमिशन में जरूर गड़बड़ होगी, क्योंकि एक एस्पेक्ट तो रिकॉर्ड हुआ है, दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या सीखा, जब अकाउंटेंट कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर मान ले या रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर मान ले तो प्रिंसिपल की गलती कहलाएगी। लेकिन क्योंकि अमाउंट यहाँ पर हमने सही डाला होगा तो ट्रायल बैलेंस तो यहाँ पर भी टैली नजर आ रहा होगा, लेकिन गलती तो हुई है, और वो गलती है एरर ऑफ प्रिंसिपल की। अगली बात थी एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग अकाउंट। जब किसी गलत अकाउंट में पैसा चला जाए या आ जाए, या कोई गलत अमाउंट से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर ले, 1000 की जगह 10,000 कर ले, या लाख की जगह 10 लाख रिकॉर्ड कर ले, तो अमाउंट की या अकाउंट की अगर गलती दिखती है तो समझ जाना एरर ऑफ कमीशन की बात हो रही है। और लास्ट हमारा था कंपनसेटिंग एरर, जहां पर हम ऑटोमेटिकली चीजें करेक्ट हो जाती है। कहीं पर 100 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड हो गए तो कहीं पर 100 रुपए कम रिकॉर्ड हो गए, तो ऑटोमेटिकली चीजें करेक्ट हो जाती हैं। हम कहते हैं वहां पर एरर्स ने आपस में ही कंपनसेट कर लिया। हाँ कि ना बेटा, कोई दिक्कत है तो बताओ। आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत 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 इंपॉर्टेंट बेसिक्स सीखा है, जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अगली क्लास पार्ट नंबर 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां पर मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को एंट्रीज करना सिखाने वाला हूं कि कैसे अब अकाउंटेंट इन सब एरर्स को ठीक करने वाला है। बहुत ध्यान से देखोगे, मजा तो देखो आना ही आना है, उसकी तो चिंता ही नहीं है। बाकी मैं फिर कहूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स और विद एडजस्टमेंट्स की प्लेलिस्ट रेडी है। बहुत बहुत भयंकर चैप्टर्स है बेटा, वो डिटेल में नहीं सीखोगे तो सर बात नहीं बनेगी। प्लेलिस्ट जरूर चेक करो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और खूब मन लगा के बच्चों पढ़ाई करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है बच्चों? ठीक है, बाय बाय।